हाय दोस्तों, पटेल जी के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कुछ एग्ज़ामों के लिए बीपीएससी, बीएसएससी, एनटीपीसी और रेलवे एग्ज़ामों के लिए हम लोग कुछ साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो कभी न कभी किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण में 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तक कोण होगा। तो वो जो है 60 डिग्री का ही होगा, 60 डिग्री का ही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के नियम थे, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो आपतन कोण 60 डिग्री दिया है तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा। कह रहे कि यदि किसी वस्तु को दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। तो वह दर्पण आपका अवतल होगा। साइड मिरर में उपयोग होता है, तो साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जबकि अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि अगला कह रहा है क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो सोलर कुकर में आपका जो है अभिसारी दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि अभिसारी दर्पण को ही हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने फोकस पर बनता है तो उसका आवर्धन होगा। तो उसका आवर्धन 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिंदु मात्र का होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। सर्च लाइट का मतलब होता है हेडलाइट। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है और समतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है। कह रहे प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन मान ऋणात्मक हो तो उसका प्रतिबिंब की प्राकृतिक होगी, तो वास्तविक और उल्टा होगी। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि नई कृति चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है, यानी कि वस्तु की दूरी जो ली जाती है। याद रखिए, कोई भी दर्पण हो, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक ही ली जाती है। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो याद रखिएगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण उसमें कौन सा होता है। तो आपका जो है अग्रदीप में, याद रखिए, अवतल दर्पण, हेडलाइट की बातें यहाँ पर हो रही है, अवतल दर्पण होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। तो आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। तो ये जो है आपको वक्रता केंद्र पर रखना पड़ता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो ऋणात्मक होती है। दर्पण सूत्र होता है तो 1/v + 1/u = 1/f होता है। 20 नंबर क्वेश्चन। आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन के लिए पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 21 नंबर कि ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो है आपके जो है अग्नाशय में पाया जाता है। सजीवों में निम्न में से कौन से जैव प्रकार पाए जाते हैं। तो श्वसन, पोषण, जनन, इनमें से सभी होंगे।
इनमें से सभी होंगे। अगला है पेप्सिन नामक एंजाइम, ये 23 नंबर क्वेश्चन है। पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदलता है, तो याद रखिए पेप्टोड में बदल देता है। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं, तो मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन कहते हैं। दांत की सबसे ऊपरी परत को, याद रखिए दांत की सबसे ऊपरी परत एनामेल कहते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य में श्वसन वर्णक पाए जाते हैं, तो हीमोग्लोबिन में पाए जाते हैं। निम्न में कौन सा यौगिक कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा सार्वजनिक वाहक होते हैं, तो एटीपी। फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है, तो याद रखिएगा दोनों, ऊपर नीचे दोनों दिशा में होता है। निश्वासन द्वारा निकली हुई वायु रहती है, तो याद रखिएगा निकली रहती है, तो उसमें जो है आपके 29 नंबर क्वेश्चन हमें पता नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है, तो यूरिया रक्त में जो है यकृत से प्रवेश करता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत से ही पीत रस का स्राव होता है। यकृत में विटामिन ए का संचय होता है। श्वसन वह चरण है जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, वह कहलाता है अवायु श्वसन कहलाता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन है, तो अवायु श्वसन, इसी को अनाक्षी श्वसन भी कहते हैं। पतियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ से होता है, तो रंध्रों द्वारा होता है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में किसे कोशिका ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो एटीपी को जाना जाता है। एटीपी का नाम होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, तो यकृत से स्रावित होता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो कवक में जो है पोषण की जो है मृत जीवी पाई जाती है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, कूटपाट द्वारा। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो वायु श्वसन से। मछली का श्वसनांग होता है, तो याद रखिए मछली का श्वसनांग जो होता है वो गिल्स होता है। श्वसन के अंतिम उत्पाद होते हैं CO2 प्लस H2O। आगे बढ़ते हैं। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। उपचयन क्रिया में उपचयन वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि साग सब्जियों में घटित होकर कंपोस्ट बनना किस अपक्रिया का उदाहरण है, तो याद रखिएगा ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। जब किसी अपक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, इन्हें क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो उपचयन कहलाता है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। टार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है, इमली में। बेकिंग पाउडर का मिश्रण होता है, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है, तो SO2 क्योंकि अम्ल का ऑक्साइड ये गलत है। नाइट्रोजन का भी गलत है। सोडियम का ऑक्साइड क्षारीय होता है, डी होगा। एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो घोल का pH मान, यानी कि अम्ल है तो अम्ल का pH मान हमेशा 7 से कम होता है, यानी 2 होगा।